जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी, व्याकरण, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 66 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए खास है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और साथियों, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है। बैच में आपको सब कुछ दिया जाएगा, क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चले इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भानुजा, रसिका, तटिनी या फिर चौथा ऑप्शन रश्मि। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा? किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन चौथा बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। तटनी किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का है। किसका है? नदी का। रसिका किसका है? तो जीव का पर्यायवाची होता है रसिका। और भानुजा की बात करें तो यमुना का पर्यायवाची है भानुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो यहां पर जो भी साथी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है कवयित्री। ये कवि का स्त्रीलिंग है। और कवयित्री किस प्रकार से लिखा गया है, ये भी आप लोग देख लीजिए। साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3, व्यास का विलोम कौन सा होगा? बताइए। तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। क्या हो जाएगा? समास। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। संश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण। ठीक है। संगीन का विलोम क्या होगा? आसान। और संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, हरिऔंध जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है? बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। हरिऔंध जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो देखिए, हरिऔंध जो है पूरा नाम इनका क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, ये सभी है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके बैच में 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट नंबर 44 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, आपके बैच में डेली इस प्रकार से जीके जीएस का एक नोट्स दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िए। ये सब कहाँ पर आपको मिलेगा? तो देख सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज करना है। ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस नोट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? साथियों, हिंदी व्याकरण के बाद अभी हम लोग जीके और साइंस के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो मुंह की खाना मुहावरा का अर्थ है हार जाना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो रश्मि वाजपेयी जो है किस पत्रिका के संपादक है? तो इसका सही जवाब है नटरंग पत्रिका के। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो साथियों, कोदंड का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा धनुष।
ठीक है, धनुष। आगे देखते हैं, मनोहर शब्द में कौन से संधि प्रयुक्त है? तो देखिए मनोहर की बात करें, इसका संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ हर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विसर्ग इसमें आया है, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। जिसमें विसर्ग आता हो वो आपका विसर्ग संधि होता है। चलिए आगे देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा बताइए? तो साथियों जो विश्वास ईश्वर में रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए हिंदी व्याकरण का लास्ट क्वेश्चन है, घनानंद ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है? ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। घनानंद ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला वाला, 16 रचनाएं संकलित है। किसी किसी बुक में आपको 15 भी मिलेगा, आपको ध्यान रखना है 16 रचनाएं संकलित है। और साथियों अगर आपको क्लास का पीडीएफ वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, क्वेश्चन बैंक पिछले 10-12 साल का कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। बताइए कौन से सम्राट से अनुमति लेने के लिए? तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए किसे भेजा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को। और कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस सम्राट से अनुमति लिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जहांगीर से लिया था। किससे लिया था? जहांगीर से। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो ये आपको लूसेंट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 109 गुना अधिक है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। ठीक है, और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं आपको 16 सेकंड भी मिलेगा, तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड। भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए क्या है? यानी कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम बताना है, क्या है? तो इसका सही जवाब है गुहार मोती। ये गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है गुहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? पत्तन मतलब बंदरगाह। तो ये है कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता पत्तन। ये ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित है और ये भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम है कलकत्ता पत्तन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताइए? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है।
ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है और शुक्र ग्रह को सूर्य का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए, समर्पण दस्तावेज इस पर कब हस्ताक्षर हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले जो समर्पण दस्तावेज है इस पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो इसका सही जवाब है अर्चना रामसुंदरम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की पूर्व प्रथम महिला प्रमुख अर्चना कौन है? रामासुंदरम। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 20। डैश शासकों ने खजुराहो में अपने धार्मिक राजधानी स्थापित किया था? बताइए किस शासकों ने? सही जवाब है चंदेल शासकों ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो खजुराहो में। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है चंदेल। आगे देखिए, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए, मंगलौर की संधि हमने आपको शायद परसों या कल बताया था। इसी संधि के तहत, मंगलौर की संधि के तहत ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था और इस पर हस्ताक्षर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है, 11 मार्च 1784 को। तो मंगलौर की संधि पूछे कब हुआ था? 1784 को हुआ था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। किस युद्ध में हुआ था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। इसको याद कर लीजिए, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो यानी कि हिंदी में स्वचालित डेटा प्रवाह, ये एडीएफ का फुल फॉर्म है बैंकिंग के संदर्भ में। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री थे टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री पूछे कौन थे? BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बताइए किसने? किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सिकंदर लोदी ने बनाया था। रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नाइकी देवी। ठीक है, गोवा में इनका जन्म हुआ था, गुजरात की रानी थी। ठीक है, और इन्होंने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को, तो देखिए चौथा ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गोरी को।
महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। पोंग डैम किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए उकाई डैम किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से की जाती है। बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से। तो ये क्या आता है? आर्टिकल 217 के तहत। याद कर लीजिए 217 के तहत। ठीक है। उच्च न्यायालय यानी कि क्या हो जाएगा आपका? हाई कोर्ट। ठीक, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों में होता है। तो उच्च न्यायालय की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे तो याद रखिएगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय और सबसे बाद वाला है अमरावती उच्च न्यायालय। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून डैश को लड़ा गया था, बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1539 में हुआ था। डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की, बताइए कौन व्यक्ति है? देखिए यहाँ से अगर आपको डाउट हो तो फिर से बता देते हैं। 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं के बीच में हुआ था। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है और फिर से इसमें हुमायूं की हार होती है, ध्यान रखिएगा। तो 1539 वाला और 1540 वाला दोनों याद रखिएगा, दोनों युद्ध में हुमायूं की हार होती है। शेरशाह सूरी कौन थे? तो भारत में सुर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सही जवाब है सत्यरूप सिद्धांत। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। संगौली की संधि या फिर सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बताइए? तो साथियों ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। मानस अभयारण्य पूछे कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे, ये भी असम में है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में ट्राई बोला जाता है, इसकी स्थापना किया? किस एक्ट के तहत? TRAI, ट्राई फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, बताइए? तो इनका मूल नाम क्या था? तो सही जवाब है मूल शंकर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है मूल शंकर। इनके पिता के नाम पिता कौन थे? तो इनके पिता थे कार्सजी लालजी। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? कार्सजी लालजी कापड़ी। और माँ कौन थी? अमृतबाई। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की माता का नाम अमृतबाई। ठीक है।
किसी आभूषण में एक खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? तो ये मीनाकारी कहलाता है, मीनाकारी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा पिन्ना। पिन्ना सिर के बाहर, ये कान का दृश्य का भाग है, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, बताइए कौन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर यूस्टेकियन नालिका, जिसको कर्बुकर्णी नालिका बोला जाता है। ये कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोन्स की बात करें, पोन्स क्या है? तो मस्तिष्क के आधार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पोन्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अब बताइए किसका नाम है? तो ये जिप्सम का नाम है। किसका है? जिप्सम का। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, बताइए किसका विस्तार? तो याद रखें तापीय विस्तार होने पर गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है, बताइए किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये नेत्र से संबंधित बीमारी है शुष्का छिपाक। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, जिसको जीरोथैलेमिया भी बोला जाता है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसको बोला था चंद्रमा का बहिर्मंडल। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इसको याद कर लीजिए, सहभोजिता में क्या होता है? इसमें दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। किसमें? सहभोजिता में। ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, बताइए। तो अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसको मार्स गैस यानी मीथेन गैस बोला जाता है। ठीक है, सूत्र होता है CH4। चौथा ऑप्शन सही है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, बताइए। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो निडेरिया संघ के अंतर्गत में आता है जेलीफिश। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? ओम नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। किस देश से थे संबंधित? तो जर्मनी से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इनका जन्म 1789 में हुआ था। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? रसायन विज्ञान में, बताइए।
तो ये है फ्रेडरिक सेंगर, एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मैडम क्यूरी की बात करें तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में इनको क्या दिया गया था, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? एडविन हबल अमेरिकी वैज्ञानिक है, तो इनका नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो बिग बैंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। चौथा ऑप्शन सही है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश संबंधित एक संक्रमण है। बताइए, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है? तो आंख से संबंधित। किससे है? आंख से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? बताइए। तो पोलियो जो है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बताइए। आइंस्टाइनियम शॉर्ट इसका संकेत होता है ES। परमाणु संख्या होता है 99। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो यह है टॉर। ठीक है, टॉर। चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? बता, इसमें से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गुरुत्वाकर्षण। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। सोरा का दूसरा नाम क्या है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताते चलिए और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो सोरा का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखते हैं। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 350। कितना? 350। आगे देखिए। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो सही जवाब है 7 प्रांतों में बांटा गया है। 7 प्रांत और 77 जिलों में विभाजित है नेपाल। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो पूट एक गोल्फ स्ट्रोक होता है। ये प्रयोग होता है गोल्फ में। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके संस्थापक थे मदर टेरेसा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म, याद रखिएगा 26 अगस्त 1910 को इनका जन्म होता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? बताइए। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो यह है काला कौवा, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। काला कौवा को रेवेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवेन। ठीक है, चलिए। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल बास्केटबॉल में होता है।
चलिए आगे देखिए, जॉर्वे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत के राष्ट्रपति ने किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन यानी कि संशोधन 2025 को लागू किया है? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? आखिरी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के 66 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए, ये सब लेने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे नीचे आ जाना है और यही वाला बैच देखिए इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट करके, अभी ऑफर इसमें चल रहा है तो इस बैच को ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को खरीद लिया है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए।